मुख्य किरदार जंगल के बीच से दौड़ता हुआ आ रहा होता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह इतने जरूरी दिन पर देर से पहुंच रहा है। दूर से कुछ लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि वह आखिरकार आ ही गया। बैठे हुए एक नाइट कहता है कि नए सदस्य का इतनी देर से आना बहुत ही बेकार बात है, लेकिन उसके पास बैठी लड़की उसे याद दिलाती है कि वह खुद भी पहले अक्सर देर से आया करता था। हमारा प्रोटैगनिस्ट देर से आने के लिए माफी मांगता है। उसका नाम जैन सुशिन है और वह क्रिएटर क्लास से है जो वेपन्स बनाने में स्पेशलाइज करता है। यह सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और नाइट कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उससे गलती हो गई है। उसे इस गिल्ड में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं और आज पहली बार उसे डंजन में जाने का मौका मिला है। उसे बहुत अलर्ट रहना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि वह सपोर्ट के तौर पर जा रहा है और सबको दिखाना चाहता है कि वह भी काम का है। अंदर पहुंचने पर रैंक बी हंटर दियामुन उससे पूछता है कि क्या यह उसका पहला मौका है। शर्माते हुए वह हाँ कह देता है। अब तक वह सिर्फ आइटम्स इकट्ठा करने के लिए ही डंजन्स में गया था। दिया समझाता है कि सपोर्ट के रूप में सबसे जरूरी बात होती है सही पोजीशन लेना। अगर वह ज्यादा दूर चला गया तो वह अकेला पड़ सकता है और बिना मदद के मारा भी जा सकता है। वह उसे यह भी चेतावनी देता है कि क्योंकि वह क्रिएटर है, उसे सिग्नल मिलते ही तुरंत डैगर भेजने के लिए तैयार रहना होगा। दिया पूछता है कि क्या यह आसान है और वह हाँ कह देता है। फिर वह यह भी बताता है कि वह दूसरे वेपन्स भी बना सकता है। दिया कहता है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है और पहली बार में ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं। इसी समय मेज हयोनी को आगे क्रीचर्स की मौजूदगी महसूस होती है। कैप्टन सबको फॉर्म बनाने के लिए कहता है और वे आगे बढ़ते हैं। मेज चीफ को बताता है कि 2 छोटे मना कॉन्सेंट्रेशन और एक बहुत बड़ा मना सोर्स उनकी तरफ आ रहा है। दिया को यह अजीब लगता है कि चीफ खुद उनकी ओर आ रहा है। वह कहता है कि वह इसे संभाल लेगा और प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि वह लगभग 20 सेकंड्स में डैगर बना सकता है या नहीं। वह कहता है कि यह परफेक्ट है और उसे पहला डैगर बनाने के लिए कहता है। वे अधिकतम 40 सेकंड्स में यह काम खत्म कर लेंगे और क्रिस्टल क्रीचर्स पहले ही आगे बढ़ने लगे हैं। डीमन उत्साहित हो जाता है और नाइट कहता है कि वह आगे जाएगा। वह अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जमीन पर पैर पटकता है और शील्ड से जोरदार वार करता है जिससे मॉन्स्टर्स उछल जाते हैं। इसके बाद लड़की आगे बढ़ती है, पहले क्रीचर के चेहरे पर मुक्का मारती है और दूसरे को डॉज कर लेती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि क्रीचर्स उसे अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं। वह मेज को सावधान रहने के लिए कहती है और नाइट उसके सामने आकर तैयारी करता है। मेज स्पेल पूरा करता है और आग की बैरेज भेजता है जिससे क्रीचर्स फट जाते हैं। सब उत्साहित हो जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट उनके शानदार टीम वर्क से प्रभावित होता है। फिर वह बताता है कि वेपन तैयार है और एक F रैंक नाइफ बनाता है। वह हैंडल पकड़कर उसे डोया की ओर फेंकता है और उसे पकड़ने को कहता है, जिसे वह हवा में ही पकड़ लेता है। शैडोज से भरी मैजिक का इस्तेमाल करते ही वेपन डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद वह चीफ की ओर कूदता है और एक ही वार में उसे काट देता है। उसका सिर जमीन पर गिर जाता है और वेपन नष्ट हो जाता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं और सभी सुरक्षित होते हैं। प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि जिस गिल्ड में वह शामिल हुआ है वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हर कोई अलग अलग भी मजबूत था और उनका टीम वर्क भी कमाल का था। वहीं दूसरी तरफ उसने सिर्फ एक सिंपल डैगर ही बनाया था। वह सोचने लगता है कि क्या वह सच में वहां रहने लायक है। तभी दिया उसके पास आकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह कहता है कि वह ठीक है, लेकिन ज्यादा मदद न कर पाने के लिए माफी मांगता है। चीफ हैरान होकर कहता है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसकी वजह से उन्होंने कितना पैसा बचाया। उसकी एबिलिटी बहुत ताकतवर है, लेकिन वह हर वेपन को डिसॉल्व कर देती है जिससे खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसलिए उन्हें प्रोटैगनिस्ट जैसे क्रिएटर की जरूरत होती है। वह कहता है कि पहले डंजन के हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया। प्रोटैगनिस्ट उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि वह आगे भी पूरी कोशिश करेगा। तभी जमीन हिलने लगती है और नाइट कहता है कि अब लड़ाई खत्म कर वापस लौटने का समय है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि चीफ तो पहले ही मर चुका है। जूनियर उन्हें इशारा करके देखने को कहता है और चेतावनी देता है कि दीवार टूट रही है। मेज लाइट स्पेल एक्टिवेट करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता खुल गया हो। ड्वेन सोचता है कि शायद उन्होंने कोई सीक्रेट पैसेज खोज लिया है। नाइट खुशी से कहता है कि ऐसी जगहों पर आमतौर पर बहुत अच्छा सामान मिलता है। फाइटर भी उत्साहित होकर कहती है कि उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। दोयान मेज से पूछता है कि क्या उसे कुछ महसूस हुआ। मेज मना कर देता है। वह कहता है कि कम से कम जाकर देख तो सकते हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मेज मान जाता है और जंजो को बुलाया जाता है। वे सब गुफा के अंदर चल पड़ते हैं।
अगले दृश्य में जूनो एक क्रीचर से भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया। बाकी सब मर चुके थे और वह अकेला बचा था। डी रैंक डंजन में ऐसा मॉन्स्टर होना बिल्कुल समझ से बाहर था। ऊपर से ऐसा मॉन्स्टर जिसे मैजिक से डिटेक्ट भी न किया जा सके। वह पीछे देखता है और क्रीचर ठीक उसके पास होता है। वह उसे जोर का मुक्का मारता है जिससे वह दूर जा गिरता है। उसका सिर जमीन से टकराता है और खून निकलने लगता है। कांपते हुए वह उठने की कोशिश करता है और खुद से कहता है कि वह वहां मर नहीं सकता, लेकिन चीफ लगातार आगे बढ़ता रहता है। वह डैगर बनाना शुरू करता है और कहता है कि वह हार नहीं मानेगा। डैगर पूरा करके वह उसे चीफ पर फेंकता है, लेकिन चीफ आसानी से उसे अपने हाथ से हटा देता है और कुछ भी नहीं होता। दोनों आमने सामने होते हैं और उसे फिर से मुक्का लगता है। जोरदार टक्कर से जमीन टूट जाती है और वह पानी के नीचे जा गिरता है। डूबते हुए वह सोचता है कि उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। वह एक बेकार डी रैंक सपोर्ट है जो सिर्फ सिंपल वेपन्स समन कर सकता है। उसे यह भी लगता है कि उसने भागकर अपने दोस्तों को छोड़ दिया, जो बहुत ही शर्मनाक है। उन्हें उसके जैसे बेकार इंसान को साथ नहीं लाना चाहिए था और उसे कभी अवेकन ही नहीं होना चाहिए था। तभी अचानक एक लेजेंडरी मैसेज दिखाई देता है। उसने किसी छुपी हुई चीज के सोर्स को खोज लिया था और प्लेयर बनने की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली थी। नीली रोशनी चमकती है और उसे जूनो शिन नाम से प्लेयर के रूप में वेलकम किया जाता है। वह अभी भी डूब रहा होता है। तभी मैसेज पूछता है कि क्या वह नया रिवॉर्ड एक्सेप्ट करना चाहता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वह डूब रहा था और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह यस पर क्लिक कर देता है। अगले दृश्य में वह तलवारों से बनी सीढ़ियों पर चल रहा होता है। वह खुद को चीफ के सामने खड़ा देखता है और उसे पास्ट लाइफ के एडवेंचरर जानू शिन, वेपन क्रिएटर, के अनुभव मिल चुके होते हैं। चीफ उसकी ऑरा देखकर उस पर हमला करने आता है, लेकिन उसी पल उसे रिवॉर्ड मिल जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और तलवारें उड़कर चीफ को भेद देती हैं। मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को जोर का सिर दर्द महसूस होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और अजीब मेमोरीज उसके दिमाग में आने लगती हैं। सामने देखने पर चीफ फिर से हमला करने आ रहा होता है, लेकिन इस बार वार सीधे उसके स्पाइक्ड शील्ड पर लगता है। उसे एहसास होता है कि उसे कोई डैमेज नहीं हुआ, जबकि क्रीचर बहुत ताकतवर था। वह पीछे हटते हुए सोचता है कि अगर जानकारी सही है तो चीफ की एक कमजोरी है जिसे वह जानता है। आमतौर पर गोलुम की कोई खास वीक पॉइंट नहीं होती और वे आसानी से डैमेज से रिकवर कर लेते हैं। इसलिए उनसे निपटने का सबसे आसान तरीका है हर दिशा और हर एंगल से हमला करना। वह वर्ल्ड ग्रिड एबिलिटी एक्टिवेट करता है और क्रीचर को प्रोजेक्शन से घेर लेता है। उस एरिया के अंदर वह चीजों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। वह मुट्ठी भींचता है और तलवारें चीफ की ओर बढ़ती हैं, जिससे पूरा इलाका फट जाता है। कुछ समय बाद जब धुआं हटता है तो गोलुम जमीन पर टूट चुका होता है। वह थका हुआ उसके पास जाता है और सोचता है कि क्रिएशन एबिलिटी को ऑफेंसिव तरीके से इस्तेमाल करना कितना अविश्वसनीय है। सिस्टम बताता है कि उसने एक खास जगह के एक चीफ को मार दिया है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट एक बैंगनी ऑरा देखता है और सोचता है कि यह क्या है। सिस्टम डिमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाली एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में एक ऑर्ब दिखाई देता है। वह एक पल रुकता है ताकि अब तक जो कुछ हुआ है उससे खुद को संभाल सके। उसे लगता है कि उसे अपनी ही एक पास्ट लाइफ की मेमोरीज मिली हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। जो वह समझ पाता है वह यह है कि उसका यह दूसरा रूप कई पीढ़ियों आगे के समय में जी रहा था। उस समय तक दुनिया पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसे ऐसे मासकर्स की मेमोरीज मिलती हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन साथ ही उसे उस समय का पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। फिर भी कहीं से यह साबित नहीं होता कि वह फ्यूचर पक्का है, खासकर क्योंकि बहुत सी चीजें पहले ही बदल चुकी हैं। उनमें से एक है उसके सामने दिख रहा स्टेटस विंडो, जो उन मेमोरीज में मौजूद नहीं था। यह बताता है कि ऐसा लगता है कि वह अब एक प्लेयर बन चुका है। जो उसने सीखा था उसके हिसाब से इस समय प्लेयर्स का होना संभव नहीं था। पहले प्लेयर्स लगभग 2 साल बाद ही आने वाले थे। आप प्लेयर तब बनते हो जब आपको सिस्टम नाम की हैल्यूसिनेशन दिखने लगती है। इसी सिस्टम ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि हर प्लेयर को उसके सिस्टम से अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते थे। यही वजह थी कि जिस गिल्ड में वह था वह सबसे ताकतवर गिल्ड्स में से एक बन गई, क्योंकि उनका चीफ एक प्लेयर बन चुका था। दूसरी ओर प्रोटैगनिस्ट खुद ज्यादा नहीं बदला, लेकिन वह अपनी गिल्ड की मदद करने के लिए पूरी मेहनत करता रहा। अपनी पास्ट लाइफ में वह हमेशा सोचता था कि यह सब होना कितना आसान होता, लेकिन हकीकत में यह उसकी कल्पना से भी बेहतर था। सबसे बड़ा फर्क यह था कि उसे डिमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब करने की एक पैसिव एबिलिटी मिली थी।
वह देखता है कि नया रिवॉर्ड पाने के लिए उसे डिमोनिक एनर्जी अब्जॉर्ब करनी होगी और उसे अंदाजा है कि वह इसे कहां से पा सकता है, लेकिन अभी इसके लिए सही समय नहीं है। अपने टीममेट्स की लाशों को देखकर उसे पता है कि उसकी पहली मिशन उन्हें वहां से बाहर निकालना है। इसी बीच हंटर एसोसिएशन में एक लड़की खिड़की के ब्लाइंड से बाहर देखते हुए पूछती है कि क्या वे सच में उसे जाने देने वाले हैं। वह कहती है कि यह अजीब है कि इस इंसिडेंट में 5 लोग मरे और अकेला सर्वाइवर एक डी रैंक सपोर्ट है। सबसे सस्पिशियस बात यह है कि उसने सबकी बॉडीज रिकवर की और भागा नहीं। लड़की चीफ से जवाब मांगती है तो चीफ उससे पूछता है कि क्या वह यह कहना चाह रही है कि उस डी रैंक लड़के ने सबको मार दिया। वह उसे फाइल से सिर पर मारते हुए चेतावनी देता है कि यह कोई साधारण सिविल केस नहीं है। आखिरकार डंजन में क्या होता है यह ठीक ठीक जानना बहुत मुश्किल होता है। वह यह कहते हुए चला जाता है कि छोटे गिल्ड्स अक्सर गेट्स की ऑक्शन नहीं जीत पाते, इसलिए वे इलीगली एंटर करते हैं और मेंबर्स के मरने पर किसी को नोटिफाई नहीं करते। लड़की कहती है कि वह समझ गई और उसे अच्छे दिन की शुभकामनाएं देती है। कॉरिडोर में चलते हुए वह आदमी प्रोटैगनिस्ट के बारे में सोचता है। उसकी कही हुई बातें सही लगती हैं, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास होता है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह बहुत शांत था, उसे डंजन्स का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वह घबराया क्यों नहीं। उसकी कहानी में कुछ डिटेल्स गायब थीं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह लॉजिकल लगती थी। सबसे बुरी बात यह है कि वह खुश नहीं है, लेकिन वह इसमें दखल भी नहीं दे सकता। फिर भी उस पर नजर रखना समझदारी होगी। शहर में चलते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कुछ तो गलत है। गेट को अनकन्फर्म्ड बताया गया था, लेकिन उनके पास खरीद का पूरा प्रूफ था। यहां तक कि एसोसिएशन की सील भी उस पर लगी हुई थी। एक पॉसिबिलिटी यह है कि किसी ने एसोसिएशन का नाम लेकर किसी गिल्ड को धोखा दिया हो। इसके अलावा दूसरी गिल्ड्स के साथ भी ऐसे ही केसेस हो रहे थे। उसे वजह नहीं पता, लेकिन इन सभी गायब होने की घटनाओं में एक कॉमन बात थी। सभी गिल्ड्स में डोयर जैसे प्लेयर्स थे जो फ्यूचर में हीरोज बनने वाले थे। साफ है कि कोई हीरोज के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी को भी उसकी एबिलिटीज के बारे में पता न चले। वह पहले ही एक रहस्य बने इंसिडेंट का अकेला सर्वाइवर है, और अगर उसने कुछ भी अलग किया तो शक होगा। प्लेयर्स की पहली सिलेक्शन 2 साल बाद होगी, इसलिए उसके पास तैयारी के लिए काफी समय है। उसे अपनी मेमोरीज का पूरा इस्तेमाल करके खुद को जितना हो सके उतना मजबूत बनाना होगा। साथ ही उसे यह सब बिना ज्यादा अटेंशन खींचे करना होगा। वह स्किल्स देखता है और कुछ ढूंढता है जो इसमें मदद करे, फिर मुस्कुराकर कहता है कि यही ठीक रहेगा। 1 साल बाद का समय। जंगल में एक ब्लॉन्ड लड़का एक वेयरवुल्फ के शील्ड पर वार करता है, लेकिन वह वोलमार्ट स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए यह असंभव था। तलवार शील्ड से टकराकर बीच से टूट जाती है। मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन वह नाइफ को जमीन में गाड़ने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वह ऊपर देखता है, क्रीचर पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहा होता है। क्रीचर जमीन पर वार करता है और वह जान बचाकर बगल में कूद जाता है। पूरा ग्रुप डरा हुआ लगता है, जबकि चीफ लगातार आगे बढ़ता रहता है। वह एक डिफिकल्टी नल लॉर्ड है। ब्लॉन्ड आगे इशारा करके कहता है कि ई रैंक डंजन में नल लॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा मॉन्स्टर सिर्फ डी रैंक जगह पर होना चाहिए। लेकिन चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उस पर कूद पड़ता है। नाइट आगे आकर अटैक रोक लेता है। दूर से वह चेतावनी देता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा और उन्हें इस मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढना होगा। समस्या यह है कि यह क्रीचर नए प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि यह मैजिक से इम्यून होता है। बिगिनर ग्रुप्स आमतौर पर मैजिक पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और ऐसे हालात में अक्सर सबकी मौत हो जाती है। ब्लॉन्ड जानता है कि वह ग्रुप में अकेला फिजिकल डैमेज डीलर है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा। शील्ड पकड़े हुए आदमी के पास खुद को बचाने के लिए कोई वेपन नहीं है। ब्लॉन्ड सिर खुजाता है और सोचता है कि अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो वह अपनी ग्रुप के साथ आता ही नहीं। तभी उसके पास एक अजीब क्लिकिंग साउंड आती है। वह देखता है कि एक आदमी डंजन में माइनिंग कर रहा है। वह हेल्पर है जो सिर्फ क्रिस्टल्स और आइटम्स इकट्ठा करने आया है। ब्लॉन्ड सोचता है कि यह आदमी पागल है जो सबके मरने के कगार पर होने के बावजूद इतना शांत है। लेकिन फिर उसकी नजर एक बात पर जाती है। उस आदमी का पिकैक्स उसके हाथ में डिसॉल्व हो जाता है। अब समझकर कि वह आदमी एक क्रिएटर है, उसे लगता है कि उसके पास नया वेपन पाने का मौका है, भले ही वह लो लेवल का हो। वह उसे आवाज देता है और प्रोटैगनिस्ट मुड़ता है। ब्लॉन्ड उसके पास दौड़कर आता है और पूछता है कि क्या वह क्रिएटर है और क्या वह तलवार बना सकता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि थियोरेटिकली वह बना सकता है। ब्लॉन्ड टूटी हुई तलवार का बाकी हिस्सा दिखाकर कहता है कि वह उसी जैसी, जितनी ड्यूरेबल हो सके उतनी मजबूत तलवार बना दे।
जोनो माफी मांगता है और कहता है कि वह हेल्पर बनकर आया है, सपोर्ट बनकर नहीं। ब्लॉन्ड उस पर चिल्लाता है कि यह डिटेल्स पर ध्यान देने का समय नहीं है, क्योंकि सब मरने वाले हैं, और अगर बॉस को नहीं मारा गया तो वह भी मर जाएगा। जोनियो कहता है कि ठीक है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। डंजन खत्म होते ही वह अपनी सारी स्किल्स भूल जाएगा और आइटम्स भी सपोर्ट की तरह शेयर करेगा। ब्लॉन्ड कहता है कि वह बहुत ज्यादा मांग रहा है, क्योंकि सिर्फ वेपन से डंजन नहीं जीता जाता। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है कि यह सुनना दिलचस्प है, क्योंकि डंजन्स में वेपन्स बहुत जरूरी होते हैं, और वह गारंटी देता है कि इस वेपन के साथ उसे वहां कोई हरा नहीं सकता। सीन बदलकर ओवरकिल गिल्ड पर जाती है, जो कोरिया की टॉप 3 गिल्ड्स में से एक है। चीफ लड़की को अंदर आने को कहता है और वह बताती है कि एसोसिएशन उससे कोऑपरेशन मांग रही है। वह पूछता है कि क्या यह किसी और मिसक्लासिफाइड डंजन के बारे में है, और वह हाँ कहती है। वह कहता है कि यह ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत पैसे देने होंगे, क्योंकि बहुत कम अवेकन लोग ऐसे गेट्स में प्रवेश करते हैं जो पहले ही बंद हो चुके हों। तभी वह फोटो को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को याद करता है, जब पहले एक और डंजन मिसक्लासिफाइड हुआ था और वह उसे देखने गया था, तब भी उसने उसी लड़के को वहां देखा था। उसे याद है कि उस घटना में उस लड़के ने खुद को सिर्फ हेल्पर बताया था। जब कोई डंजन मिसक्लासिफाइड होता है तो बचने की संभावना बहुत कम होती है, और अजीब बात यह थी कि दोनों बार वही लड़का शामिल था। तहान समझ जाता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सेक्रेटरी बताती है कि पिछले हफ्ते एक बेरैंक डंजन को डिरैंक घोषित कर दिया गया था और पूरी टीम मारी गई थी। तहान कहता है कि एसोसिएशन का सिरदर्द बढ़ गया होगा। उसे उस जगह का बूढ़ा आदमी याद आता है और वह जानता है कि उस लड़के की जिंदगी आसान नहीं है। वह कहता है कि कोई बात नहीं, वे अपनी इंटरवेंशन एबिलिटी की वजह से पैसा कमा लेंगे। फिर वह पूछता है कि उसने जो मंगवाया था उसका क्या हुआ। वह बताती है कि उसने एक ब्लैकस्मिथ से बी रैंक हथियार खरीदा है, लेकिन उसे पहले टेस्ट करना होगा। तहान समझाता है कि जब भी वह अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, हर हथियार टूट जाता है, और समस्या यह है कि अच्छे क्रिएटर्स बहुत कम हैं। इसलिए वह उससे कहता है कि तलाश जारी रखे, क्योंकि वह ऐसे कीमती हथियार बार बार नहीं तोड़ सकता। तभी छोटे बालों वाला एक आदमी कमरे में आता है और कहता है कि एक समस्या है। लगता है कि उनके कुछ रिक्रूट्स उस डंजन में घुस गए हैं, जिसके लिए एसोसिएशन ने मदद मांगी थी। वह सी रैंक का है और मुश्किल भी। तहान तुरंत कहता है कि अगर यह इमरजेंसी है तो हम इसका ख्याल रखेंगे। रेड गेट के सामने कई रिपोर्टर्स और एडवेंचरर्स हैं जब किसी ने अनाउंस किया कि ओवरकिल गिल्ड आ रही है। रिपोर्टर्स मुड़कर पूछते हैं कि क्या वे इंटरवीन करने आए हैं। वे चश्मा वाली लड़की के पास जाते हैं और सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। वह बताती है कि जो सदस्य घुसे थे वह सी रैंक में रिक्लासिफाइड हो गया और उसने वहां 2 घंटे बिताए हैं। तहान कहता है कि उसे नहीं पता कितने लोग जीवित मिलेंगे, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगा। वह और सेक्रेटरी गेट के पास पहुंचते हैं। वह अपने बैग से कटाना निकालती है। उसका नाम क्विजुमिन है और वह कवर या बैरियर्स के दूसरी साइड पर स्पेसेस क्रिएट कर सकती है। तहान स्वॉर्ड लेता है और उसे आग में सेट करता है। पोर्टल पर एक स्लैश मारते ही इंटरवेंशन स्किल एक्टिवेट हो जाता है। समस्या यह है कि केवल वही व्यक्ति जो एबिलिटी इस्तेमाल करता है वहां जा सकता है, इसलिए वह स्वॉर्ड एक्टिवेट करती है और फिर उसे तहान को देती है। वह नया स्वॉर्ड लेता है और वह उसे शुभकामनाएं देती है। तहान खुद को डंजन में पाता है जहां डिफीटेड मॉन्स्टर्स पड़े हैं। कॉर्प्सेस और ह्यूमिडिटी देखकर वह समझता है कि यह रेप्टिलियन डंजन है। जमीन पर एक्सक्रीमेंट नहीं है, इसलिए वह जानता है कि मॉन्स्टर्स थोड़ी इंटेलिजेंस रखते हैं। यह शायद लिजर्डमैन का कॉलोनी है। जितने डिफीटेड मॉन्स्टर्स उसने देखे, उससे वह समझता है कि लोग मर चुके होंगे। वह रूम में बढ़ता है, वर्स्ट सिनारियो देखने के लिए तैयार। वहां पहुंचते ही एक लिजर्डमैन उस आदमी की ओर कूदता है जिसे वह आसानी से डिफेंड करता है। आर्चर क्रीचर की रिब्स में एरो मारता है और आदमी को समझ नहीं आता कि ग्रुप लिजर्डमैन पर कैसे डोमिनेट कर रहा है। कुछ सेकंड्स ऑब्जर्व करने के बाद वह महसूस करता है कि लिजर्डमैन तेज और मजबूत हैं, तो वे अलग क्या कर रहे हैं। उसी समय एक लिजर्डमैन ब्लॉन्ड की स्वॉर्ड को स्ट्राइक करता है, जिससे वह डिफेंसलेस हो जाता है। ऊपर से एक मॉन्स्टर फिनिश करने आता है और तहान कहता है कि वह समय पर पहुंच गया। एक्सप्लोजन होती है और स्मोक क्लियर होने पर स्वॉर्ड ने मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक किया। तहान सोचता है कि यह एबिलिटी किसने यूज की। फिर वह प्रोटैगनिस्ट को देखता है जिसका हाथ ब्लू ग्लो कर रहा है। इसी पॉइंट पर उसे पता चलता है कि उसे देखा जा रहा है और उनकी नजरें मिलती हैं। कोई मेंबर्स की संख्या काउंट करना शुरू करता है। वह समझता है कि वहां 8, 9 और उसके पास 10 लोग हैं। वह कहता है कि यह अजीब है क्योंकि उसे केवल 9 लोग याद हैं। टेओन पूछता है कि वह क्या कर रहा है। उसी समय एक आदमी स्ट्राइक होकर जमीन पर गिरता है।
लिजर्डमैन उसे खत्म करने आता है और टेओन एक्शन में कूदता है। प्रोटैगनिस्ट अच्छी तरह जानता है कि यह आदमी कौन है और नोटिस करता है कि उसने स्पेयर वेपन भी लाया है। फायर तहान की स्वॉर्ड से निकलती है और फ्लेम्स बर्स्ट एडवेंचरर को पुश करती है। तहान उन्हें पीछे रहने को कहता है और वे धन्यवाद कहते हैं। इसके बाद वह अकेला लिजर्डमैन के खिलाफ रह जाता है और फिर से फ्लेम मैजिक कॉन्जर करता है। क्रीचर को आधा काट देता है। क्रीचर जमीन पर गिर जाता है। इस पॉइंट पर तहान नोटिस करता है कि उसने केवल एक स्पेल यूज किया लेकिन वेपन टूटने वाला है। फिर उसे कदम की आवाज सुनाई देती है और क्रीचर उसकी ओर बढ़ता है। मॉन्स्टर ग्राउंड अटैक करता है और तहान रिट्रीट करता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या हमेशा ऐसा होता है जब वह एबिलिटी यूज करता है। लगता है कि वह बहुत सारे वेपन्स वेस्ट करता है। तहान पूछता है कि क्या वह फाइट चाहता है। अचानक जूनो कटाना क्रिएट करता है और उसे यूज करने को कहता है। तहान कंफ्यूज होता है। यह नॉर्मल नहीं है कि कोई इतने कॉम्प्लेक्स वेपन को सिंपल हैंड मूवमेंट से बनाए। केवल एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर ऐसा कर सकता है। तो सवाल है, वह यहाँ क्यों है? अचानक जुनीर कहता है कि उसके पास एक कंडीशन है कि वह इसे यूज कर सके। डंजन कंप्लीट होने और निकलने के बाद उसे अपनी एबिलिटीज के बारे में सब भूल जाना चाहिए। तहान कहता है कि वह अपने आप को भूलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, चाहे तो भी। जूनो फिर कहता है कि वह अपने बैग से दूसरा वेपन तोड़ सकता है। तहान साय करता है, रियलाइजिंग उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वह वादा करता है कि सब खत्म होने के बाद वह सब भूल जाएगा। अब हमारा लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि वह मजा करेगा। लीडर उस समय चार्ज करता है। एक लिजर्डमैन उसकी ओर आता है और वह फिर से फ्लेम एबिलिटी एक्टिवेट करता है, लेकिन क्रीचर पर डायरेक्ट कट करने पर मॉन्स्टर का वेपन शैटर हो जाता है। वह अजीब समझता है क्योंकि उसने केवल ब्लॉक करने की कोशिश की थी। यह तभी संभव है जब वेपन खुद एक्सट्रीमली पावरफुल हो। वह पहले से जानता है कि समहाउ लड़के ने सिंपल मूवमेंट से बी रैंक से ऊपर का कुछ बनाया है। फिर से एक और लिजर्डमैन स्ट्राइक करने वाला है। अब टैन एक्साइटेड हो जाता है। वह इस पावर का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है और देखना चाहता है कि वेपन कितना अच्छा है। वह एक लिजर्डमैन का सामना करता है और एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेम्स एक्टिवेट करता है। उसी समय वह उसके पीछे जाकर उसकी नेक में स्टैब करता है। मॉन्स्टर मर जाता है और वह नोटिस करता है कि ब्लेड अभी भी इंटैक्ट है। डंजन में लोग उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। लीडर कहता है कि यह देखना अच्छा है कि कोई हर्ट नहीं हुआ। वे बताते हैं कि वे स्ट्रगल कर रहे थे जब तक लड़का वहां वेपन्स बनाना शुरू नहीं करता। वह बस ऑब्जर्व करता है। हमारे लड़के के पास आता है और उसका नाम पूछता है। जूनो पूछता है कि वह क्यों जानना चाहता है, क्योंकि वह सिर्फ हेल्पर है। तहान अपना नाम बताता है और कहता है कि इस तरह कम्युनिकेट करना बेहतर है। जानसू पीछे देखता है और इंट्रोड्यूस करता है। वह ग्रुप के आदमी को बताता है कि उसने एंट्रेंस पर सभी मना क्रिस्टल्स रख दिए। फिर टेओन उससे वेट करने को कहता है और पूछता है कि वे बॉस रूम क्यों नहीं साथ जाते। हमारा लड़का कहता है कि वह सिर्फ हेल्पर के रूप में वहां है। लीडर अग्री करता है, लेकिन वॉर्न करता है कि बॉस डिफीट होने तक कोई निकल नहीं सकेगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह हैंडल कर सकता है, लेकिन लीडर कहता है कि वेपन्स ऑलरेडी ब्रेक हो रहे हैं। हालांकि जनु कहता है कि उसने उसे एक स्वॉर्ड पहले ही बना दिया है जो टूटेगा नहीं। तहान रिस्पॉन्ड करता है कि यह एक मिसक्लासिफाइड डंजियन है, इसलिए कभी नहीं पता कि क्या होगा। बॉस रूम में भी कुछ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, इसलिए उसे कॉशियस होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट साय करता है, कहता है कि वह समझ गया और आगे बढ़ता है। वे लोग एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं और एक थ्रोन पर लिजर्ड किंग बैठा होता है, उसके साथ एक क्रीचर भी। इसके साथ ही वह आदमी कहता है कि वह इसे जल्दी खत्म कर देगा क्योंकि अगर वह देर करता रहा तो स्वॉर्ड टूट जाएगी। हमारा लड़का पहले ही नाराज हो रहा है कि उसने उसके वेपन पर डाउट किया और कहता है कि अगर उसे वाकई विश्वास नहीं है तो वह जितना चाहे टेस्ट कर सकता है। तभी लिजर्ड किंग अपनी ब्लेड पॉइंट करता है और क्रीचर दोनों की ओर अटैक करता है। दोनों डॉज करते हैं और टैन बीस्ट का पीछा करता है, लेकिन क्रीचर मिड एयर स्ट्राइक करता है और वह पास नहीं जा पाता। फिर वह खुद डिफेंड करता है और आग का सर्कल बनाकर फिर से एडवांस करने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार लिजर्ड किंग उसके पास आता है और मिड एयर कोलाइड करता है। फिर से वह जमीन पर गिरता है और बॉस अपने लिजर्ड पर फ्लेम एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अचानक तहान के सामने एक शील्ड प्रकट होता है। जाहिर है यह हमारे लड़के का काम था। वह लिजर्ड से आ रहे हिट्स को लेता है। लड़का हिट्स लेने से थकता नहीं। वह प्रोटैगनिस्ट को टीस करता है, कहता है कि उसने सोचा था कि वह वेपन क्रिएटर है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या उसने कभी शील्ड से हेड पर हिट लिया है, यह देखने के लिए कि कितना दर्द होता है। वह आदमी हंसता है, लेकिन वॉर्न करता है कि जब बाहर निकलेंगे
उसके पास बहुत सारे सवाल होंगे। वह फिर बॉस की ओर उड़ता है, जो इस बार चेन से अटैक करता है। वह ब्लेड से डिफेंड करता है, लेकिन बॉस की चेन उसकी स्वॉर्ड के चारों ओर रैप हो जाती है और खींचता है। इसके साथ तहान लिजर्ड मैन की ओर फेंक दिया जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि इसे सीरियसली ले। वह आदमी की स्वॉर्ड डिसॉल्व कर देता है और नई स्वॉर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट करता है। इस तरह वह अब चेन्स में फंसा नहीं रहता और आसानी से मॉन्स्टर के मुंह पर स्लैश करता है। लिजर्ड किंग को नहीं पता चलता कि क्या हुआ, और इसी समय तहान अपनी स्वॉर्ड को स्पेयर की तरह फेंकता है। बॉस डॉज करता है, लेकिन अब तहान पास जाकर उसे स्टमक में किक करता है। वह आदमी जमीन पर गिरता है, लेकिन तहान रुकता नहीं। वह फ्लेम एबिलिटी एक्टिवेट करता है और बॉस की ओर उड़ता है। जब स्मोक क्लियर होता है, वह आदमी जल चुका होता है और एक हाथ गायब है। वह साइड देखता है और प्रोटैगनिस्ट को अपनी स्पेयर पकड़ते हुए दौड़ते हुए देखता है। जब वह स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि किसी तरह की शील्ड मिल गई। हमारा लड़का बस उसे वॉर्न करता है कि उसके वेपन की ओर पॉइंट करना अच्छा नहीं है। जब तहान पीछे से अप्रोच करता है, बॉस समझ जाता है कि वह फंस गया है। उसी समय बाहर गेट नीला हो जाता है। लोग जानते हैं कि डंजन क्लियर हो गया और सभी निकल जाते हैं। सभी तहान की ओर दौड़ते हैं और डंजन के बारे में पूछते हैं। ओवरकिल गिल्ड के सदस्य पूछते हैं कि क्या वह हर्ट है, और वह कहता है कि वह ठीक है। डंजन में लोग उसे धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि अगर वह नहीं होता तो वे मर चुके होते। इस बीच प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने अपना शेयर ले लिया है और जा रहा है। वह लोगों को ऑब्जर्व करता है और अननोटिस्ड चले जाता है। रिपोर्टर्स तहान से पूछते हैं कि उसने डंजन इतनी जल्दी कैसे क्लियर किया। वह कहने वाला होता है कि असल में सारी ग्लोरी जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं देखता और शब्दहीन लगता है। लोग कहते हैं कि अगर मास्टर नहीं आता तो वे मर चुके होते, क्योंकि वेपन्स पहले ही टूट चुके थे। वह आदमी की ओर दौड़ता है और पूछता है कि वह क्या कह रहा है। क्या वह याद नहीं करता कि कौन आदमी सभी के लिए वेपन्स बना रहा था? आदमी कंफ्यूज्ड दिखता है। वेपन क्रिएटर के बारे में पूछता है। वह लड़की की ओर देखता है और पूछता है कि क्या उसने देखा कि कौन वेपन्स बना रहा था, और वह कहती है कि नहीं। तहान दूसरों की ओर देखता है और पूछता है कि क्या उन्होंने वेपन्स बनाते हुए देखा, और वे भी कहते हैं कि नहीं। लड़के ने केवल मना क्रिस्टल्स से भरी बैग्स जमा की थी। तहान को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, क्योंकि उसे सब कुछ बहुत क्लियरली याद है। एक मेमोरी याद आती है जिसमें प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे अपनी एबिलिटीज के बारे में सब भूल जाना चाहिए। इसके साथ वह सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट ने शायद कोई क्रिएटर एबिलिटी इस्तेमाल की जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। समस्या यह है कि यह हाई लेवल लोगों के लिए है, तो वह इसे कैसे कर सकता है। इसी समय अन्य ओवरकिल मेंबर्स पूछते हैं कि क्या कोई समस्या है। वह बैग आदमी की गोद में फेंक देता है और भाग जाता है। वे कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि तैहोंग चारों ओर देख रहा है कि वह लड़का कहाँ है। जो वह नहीं जानता वह यह है कि वह छोटे वॉल के पीछे छिपा हुआ है। गिल्ड के सदस्य अप्रोच करते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वह हूं से कहता है कि उसे तुरंत किसी को ढूंढना है। अब हमारा लड़का नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद वह जानकारी देती है कि उसने उसे लोकेट कर लिया है। लगता है कि वह 1 बजे 4 और लोगों के साथ डिरैंग डंजन में गया था। वह खुश है कि लड़का ज्यादा दूर नहीं है, और वह पूछती है कि वह डिरैंग क्रिएटर में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तहान थॉटफुल हो जाता है। जाहिर है कोई भी लड़के का रिकॉर्ड देखकर सोचेगा कि वह बहुत डैंक है, लेकिन एबिलिटी टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट्स और रेंटल्स कुछ अलग साबित करती है। ए रैंक रेंटल एबिलिटी किसी को प्रीडिटरमाइंड कंडीशन पूरा करने के लिए मजबूर करती है ताकि उसे आइटम मिल सके। यह एबिलिटी बहुत से क्रिएटर्स यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जाहिर है लड़का इसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए यूज कर रहा था। और अजीब बात यह है कि लड़के की क्रिएटर एबिलिटी से कम तहान के लेवल के बराबर होगा। अब केवल चीज जो वह कर सकता है वह पूछना है पर्सनली। वह अपनी फिस्ट कसता है और कहता है कि उसने कभी स्वॉर्ड पकड़ते समय ऐसा सेंसेशन महसूस नहीं किया। वास्तव में वह इम्प्रेस्ड है कि वह अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर सकता है बिना वेपन टूटने की चिंता किए। उसने कई एक्सट्रीमली स्किल्ड ब्लैकस्मिथ्स से मिला है, लेकिन जैसे ही उसने एबिलिटी एक्टिवेट किया और क्रीचर को स्ट्राइक किया, स्वॉर्ड टूट गई। ब्लैकस्मिथ डेवस्टेटेड था कि लड़के ने उनके मास्टरपीसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई भी उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर सका। समस्या यह है कि क्रिएटर्स केवल स्टैंडर्डाइज्ड वेपन्स ही बना सकते हैं। हालांकि उस लड़के की स्वॉर्ड का डिजाइन और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस से ऊपर था। जेंसा के वेपन्स के साथ वह शायद कोई एबिलिटी यूज कर सकता है जिसे अब तक कोई वेपन विथस्टैंड नहीं कर सका। वह जानता है कि डिरैंक गेट क्लियर करने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। वह उठता है और लड़की कहती है कि उसे हयामा गिल्ड के मास्टर से मीटिंग है,
लेकिन वह कहता है कि उसे कैंसिल कर दो क्योंकि वे लड़के को खो नहीं सकते। इसी बीच गेट पर एक औरत अपनी स्लैश स्टमक पर लेता है। नाइट शॉक्ड है, सोच रहा है कि यह कैसे पॉसिबल है कि हेल्पर ने यह स्वॉर्ड बनाई। उसने बहुत कम मना यूज करके बॉस को मार दिया। हमारा लड़का हमेशा काम रहता है कॉर्नर में। हालांकि वह आदमी पूरा एक्साइटेड है, कहता है कि उसने कभी इतनी इनक्रेडिबल स्वॉर्ड नहीं देखी। वह प्रोटैगनिस्ट की ओर टर्न्स करता है और थैंक्स कहता है। इसके साथ सभी कहते हैं कि उसे गिल्ड में इनवाइट करना ग्रेट होगा, बस हेल्पर के रूप में इसे छोड़ना सबसे बड़ा वेस्ट होगा। उन्हें ऑब्जर्व करते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसने जितना मना यूज किया वह उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर उसके पास वह मना होता जो उस दिन उसने महसूस किया था तो उसे इतना वरी नहीं करना पड़ता। जब उसने गोलुम का सामना किया उसने इमेंस काइंड ऑफ एनर्जी महसूस किया। हालांकि उसके बाद वह कभी भी वही सेंसेशन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। अब उसके पास उस समय के समान थोड़ा मना है, कम से कम इतना है कि कुछ वेपन्स और पिकैक्सेस बना सके। मेमोरी से उसने जाना कि क्रिएशन एक प्राइमरी एबिलिटी है। इसका सिंपल प्रिंसिपल है कि जितना ज्यादा मना डाला जाए उतना बेहतर आइटम बनता है। हालांकि वेपन की पावर बढ़ाने का एक तरीका है बिना ज्यादा मना के। यह तब पॉसिबल है जब नॉलेज इतनी अच्छी हो कि पता हो कि वेपन कैसे फोर्ज हुई। जितना बेहतर नॉलेज उतना बेहतर क्वालिटी और कम मना रिक्वायर्ड। जैसे ही उसने यह कॉन्सेप्ट अपनी एबिलिटी का समझा, वह हर दिन ब्लैकस्मिथ के साथ प्रैक्टिस करने लगा ताकि जल्दी सीख सके कि क्या जरूरी है। उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि उसने अपने सारे मना लगाकर जो वेपन बनाई वह कितनी स्ट्रांग होगी, लेकिन यहाँ तक कि उसके पिकैक्सेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। उसे लगातार रेंटल एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए उसे जितना हो सके उतना क्रिस्टल्स इकट्ठा करना पड़ता है। यह तो छोड़ो कि मना आइटम्स जो उसे खरीदने पड़ेंगे वो बेहद महंगे हैं। केवल मना पोशंस ही वो अफोर्ड कर सकता है जो सबको बांटे जाते हैं। कम से कम ये अच्छी बात है कि लोग उसे मिशंस में अभी भी इनवाइट करते हैं, भले ही वह डैंक हो। और उसकी पैसिव एबिलिटी जो डिमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब करती है उसमें प्रोग्रेस हो रही है। अब उसे बस थोड़ी और डिमोनिक एनर्जी चाहिए। समस्या यह है कि उसे 20% और चाहिए और हर डंजन से लगभग 1% मिलता है। और इस प्रोसेस को तेज करने का एक ही तरीका है मैं क्लासिफाइड डंजन्स में जाना, क्योंकि वहां वह हमेशा ज्यादा डिमोनिक एनर्जी पा सकता है। समस्या यह है कि कोई भी असली डिफिकल्टी नहीं जानता जब तक वे अंदर नहीं जाते। और पिछली बार अगर वह आदमी नहीं आता तो उसे मुश्किल होती, लेकिन दुर्भाग्य से यही तरीका है इवॉल्व करने का और अपनी आइडेंटिटी छुपाने का। उसके बाद सभी डंजन से निकल जाते हैं और घर लौटते हैं। प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि मेमोरी वाइप हो गई थी। सब ठीक रहा जब तक कोई उसका नाम नहीं बुलाता। जैसे ही वह घूमता है, तहान अपनी सेक्रेटरी के साथ आता है। उस समय लड़का जान जाता है कि यह तरीका उस बस्टर्ड पर काम नहीं किया। आदमी पूछता है कि क्या उसे याद है और वह कहता है शायद नहीं। तहान कहता है मजाक बंद करो और उसे एक कार्ड देता है। लड़का कंफ्यूज्ड है। आदमी कहता है कि वह उसके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है। ओह, यह ओवरकिल गिल्ड का कार्ड है और वह लड़के से चैट करना चाहता है। लड़का जानता है कि यह कोरिया के 3 सबसे बड़े गिल्ड्स में से एक है। समस्या यह है कि वह इतने बड़े किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए उसे बहाना बनाना पड़ेगा। वह घूमा और कहा कि उसके पास समय नहीं है क्योंकि डिनर रिजर्वेशन है। लेकिन तहान उसका शोल्डर पकड़ता है, कहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वे डिनर पे करेंगे और जल्दी होगा। और तहान के पास बहुत अच्छी प्लान है। उसने लड़के को डिनर पर इनवाइट किया ताकि उसे ऑनबोर्ड कर सके। जूनो डिसाइड करता है एक्सेप्ट करने का, बस यह देखने के लिए कि एबिलिटी कितनी अच्छी तरह काम करती है। वह सहमत होता है और थैंक्स कहता है। रेस्टोरेंट में वह पूछता है कि बड़े ओवरकिल गिल्ड के मास्टर से डी रैंक सपोर्ट के साथ क्या डिस्कस करना चाहता है। समय बर्बाद किए बिना तहान कहता है कि उसकी क्लास बर्सर्कर है और उसके पास बहुत पावर है, लेकिन कोई वेपन उसकी अटैक्स विथस्टैंड नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, ऐसा वेपन ढूंढना जो काम करे। इसलिए उसने बेस्ट ब्लैकस्मिथ से पैसे खर्च किए, लेकिन अब तक कोई वेपन काम नहीं आया सिवाय उस स्वॉर्ड के जो लड़के ने बनाई थी। जूनियो समझता है कि उसकी एबिलिटी ने कोई मेमोरी एरेज नहीं की, मतलब उसने कुछ डिटेल मिस कर दिया। आदमी फिर कहता है सीधे पॉइंट पर आता हूं और पूछता है क्या वह गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। वह जानता है कि लड़का किसी गिल्ड में नहीं है, इसलिए वह एक्सॉर्बिटेंट प्राइस देने को तैयार है। उसे $10 मिलियन मिलेगा, 10% एनुअल इंक्रीज और मिशन से आइटम्स लेने का अधिकार। लड़का माफी मांगता है और कहता है कि उसे किसी गिल्ड ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह ऑफर डिक्लाइन कर देगा। वह मुस्कुराता है, मील के लिए थैंक्स कहता है और चला जाता है। उसी समय सेक्रेटरी पूछती है उसने इतना क्रेजी ऑफर क्यों किया। वह कहता है कि मजाक नहीं करना चाहता,
लेकिन टिगुन सेक्रेटरी को बताता है कि उसने यह नहीं देखा कि लड़का कितना अच्छा था। बहुत समय बाद उसने थिक स्वॉर्ड छुआ और वह स्क्रीम नहीं कर रही थी। उसे लगा कि स्वॉर्ड उसकी पूरी पावर विथस्टैंड कर सकती है और इंटैक्ट रहेगी। सेक्रेटरी कुछ और कहने वाली थी और वह जोड़ता है कि एक और रीजन है, वह हाई रैंक वेपन्स तोड़ तोड़ कर थक गया है। वह याद करती है कि गिल्ड की बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि बॉस हमेशा सभी वेपन्स तोड़ देता है और पूरी पावर यूज नहीं कर सकता। अब उसे समझ आता है कि अगर वह सच में ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता है तो उनके लिए यह ऑलमोस्ट बार्गेन होगा। हालांकि वह याद दिलाती है कि किसी ने कभी ऐसा क्रिएट नहीं किया, न इंडस्ट्री के बेस्ट ने। वह पूछती है क्या वह श्योर है और वह कहता है हाँ, वह विलिंग है व्हाटएवर ऑफर करे लड़के को, बस वह उनके लिए काम करे। बाहर लड़का सोचता है कि ऐसा अच्छा ऑफर रिफ्यूज करना शेम है। ओवरकिल जैसी गिल्ड की मदद मिलना अच्छा होता, लेकिन समय अभी नहीं आया। हालांकि कोई बात नहीं, बस समय की बात है और लड़का वापस आएगा। कहीं और बहुत सारे गॉब्लिन्स जमीन पर डिफीटेड हैं और एक आदमी कट डाउन है। नाइट पूछता है वह कौन है। स्वॉर्ड निकालने वाला आदमी कहता है इम्प्रेसिव है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब अपनी जान मांग रहे होते। वह ब्लू हेयर्ड है और कहता है वह कोई है जिसमें हीरो बनने की पोटेंशियल है। लड़का पूछता है वह कौन है और क्यों सबको मारा, क्या वह आइटम्स चुराना चाहता है। आदमी कहता है कि वह जल्दी मरने वाला है, इसलिए उसे पता करने की जरूरत नहीं, बस कहता है आए वरना वह स्टैंडिंग स्टिल मर जाएगा। लड़का जानता है आसान नहीं होगा और वर्स्ट पार्ट यह है कि उस जगह से कोई रास्ता नहीं है। वह आदमी की ओर दौड़ता है लेकिन आसानी से डिफेंड करता है। लगातार अटैक्स के बावजूद कुछ नहीं होता। फिर एक मूव में उसकी स्वॉर्ड उड़ जाती है। जब वह ऊपर देखता है उसे स्टमक में किक मिलता है और वॉल से टकराया। लगता है स्वॉर्ड आर्म के साथ उड़ गई और लड़का डिसअपॉइंटमेंट कहलाता है। कह रहे हैं कि लगता है उसने हीरो मारने के काम में एक्साइटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रखी। वास्तव में उसका आर्म अभी भी है और वह अपोलोजाइज करता है, किल न करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आदमी कहता है वह मदद करेगा और इसे पेनलेस बनाने वाला है। और फिर वह किलिंग ब्लो डिलीवर करता है। साइकोपैथ अभी भी डिस्गस्टेड फेस बनाता है, कहता है कि उसने सोचा था कि फाइट अच्छी होगी। वह लड़के के पास आता है और कहता वरी मत करो, उसने बॉस के खिलाफ अच्छा फाइट किया और यही एवरीवन को पता चलेगा। शेम है कि यह हमेशा क्लासिफाइड डंजन्स में होता है। उसने जो फोटो लिया उसे देखकर कहता है कि यह कलेक्शन के लिए अनादर है। फिर उसे चिल लगता है और कहता है कि उसे वह डिस्गस्टिंग सेंसेशन पसंद नहीं है और प्रीस्टेस क्यों है। एक एक्सट्रीमली डेंजरस विलन सीन में एंटर करता है, कहता है कि वह प्रेशियस इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने आई। आदमी कहता है कि यह ट्रैश है, उन्हें थोड़ी और ग्रोथ करने देनी चाहिए थी। महिला पीछे देखती है और पूछती है क्या वह मास्टर पर डाउट कर रहा है। वह कहता स्टॉप बीइंग सेंसिटिव और बाकी देखो। कहता कि उसे बेटर स्टार्ट करना चाहिए एस रैंक हंटर्स को फाइट भेजना, क्योंकि यही कारण है कि वह सब में है। वह रिचुअल स्टार्ट करती है और कहती वरी मत करो, जल्दी ही उसे चांस मिलेगा। कुछ वाउंड से निकलने लगता है और वह क्यूरियस होती है देखे कि इस बार क्या होगा। हाथ वाउंड से निकलता है और वह कहती लगता है जैसे उसने सोचा था, मास्टर सही था और मॉन्स्टर उसके सामने है। इसी बीच दूसरे गेट पर प्रोटैगनिस्ट पहुंचता है और आदमी कहता आखिरकार आया। स्पष्ट रूप से यह ओवरकिल गिल्ड का आदमी है और लड़का पूछता है वह वहां क्या कर रहा है। आदमी कहता फ्लैटर्ड है रिकॉग्नाइज होने पर और लड़का कहता ऑब्वियस है क्योंकि वह ही है जो वेपन्स बैक और फोर्थ कैरी करता है। तहान कहता वह डंजन क्लियर करने आया है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है डी रैंक में वह क्या कर रहा है। वह कहता वह गिल्ड मेट के लिए कंप्लीट कर रहा है जो सिक हो गया। इसके साथ बाकी टीम उन्हें हरी करने को कहती है। लड़के के पास कोई चॉइस नहीं है, वह डंजन में एंटर करता है। समस्या यह है कि यह उसे प्लान्स बदलने के लिए मजबूर करता है। सभी एंटर करते हैं और टेओन पूछता है लड़के से क्यों वह गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता। टेओन पूछता क्या उसने सुना सी रैंक गेट के बारे में जो आज सुबह ऑक्शन हुआ और वह कहता हाँ। अगले दो लोग सामने कमेंट करते हैं कि गिल्ड ने पहली कोशिश में ही बोली जीत ली। प्रोटेगोनिस्ट सोचता है कि क्या इन लोगों ने कुछ ढूंढ लिया। इसी समय टायन पूछता है कि क्या उसे गेट्स खरीदने में इंटरेस्ट है। वह कहता है कि अगर वह गिल्ड ज्वाइन कर लेता है तो भी रैंक से ऊपर की कोई भी चीज आसानी से खरीद सकता है, क्योंकि ओवरकिल गिल्ड में होने के कई फायदे हैं। ऐसे गिल्ड में होने का मतलब है कि आप पब्लिक में इनवाइटेड और पसंदीदा होंगे, ज्यादा जॉब्स मिलेंगे, पेमेंट भी बेहतर होगी और स्पेशल चीजें भी क्लेम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पेशल गेट्स में आपको एंट्री टिकट मिल सकता है। इसके अलावा कई खजाने उन गिल्ड्स द्वारा कब्जा किए जाते हैं जो गेट्स के मालिक होते हैं। तहान कहता है कि उसे पता है कि प्रोटेगोनिस्ट का एक लक्ष्य है और उनका गिल्ड उसकी मदद कर सकता है। हालांकि
जूनो जवाब देता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है। वह मुड़कर कहता है कि उसे समझ है कि ओवरकिल की इनविटेशन कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं की, लेकिन वह साफ करता है कि चाहे जो भी हो, वह किसी गिल्ड में शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही वह चला जाता है, जिससे तहान निराश हो जाता है। तहान सोचता है कि शायद इस लड़के के करियर की शुरुआत में कुछ ट्रॉमा हुआ होगा या कोई और कारण है, लेकिन चाहे जो भी हो, वह हार नहीं मानता। उस लड़के की निगाह उस पर है। ग्रुप गुफा में आगे बढ़ता है और तहान नोटिस करता है कि जगह पूरी तरह से मकड़ी के जाल से भरी है। वह एक बड़े ओपनिंग के सामने पहुंचता है और जानता है कि अब से यह मॉन्स्टर टेरिटरी है। सामने वाला नाइट कहता है कि ये शुरुआती लग रहे हैं, इसलिए वह एंटर करने से पहले कुछ चीजें समझा देगा। उन्हें एक लेजन ऑफ स्पाइडर्स का सामना करना होगा, जो कमजोर क्रिएचर्स हैं लेकिन बड़ी संख्या में आते हैं। प्रति ग्रुप कम से कम 50 हो सकते हैं, जो उनके लिए आसान होना चाहिए। उनके दांत में पैरालाइजिंग एसिड है, इसलिए काटे जाने से बचें। तहान चेतावनी देता है कि स्पाइडर ग्रुप आ रहा है और प्रोटेगोनिस्ट से कहता है कि सावधान रहे। हालांकि वह जवाब देता है कि वह सिर्फ हेल्पर है और बैटल पर फोकस करे। लड़का उसे बार बार परेशान करता रहता है, कहता है कि कॉम्बैटेंट के लिए बेसिक है कि वह सपोर्ट्स और हीलर्स को प्रोटेक्ट करे। प्रोटेगोनिस्ट बोलने ही वाला था कि कोई भी ऐसे नियम फॉलो नहीं करता जब किसी ने चिल्लाया कि क्रिएचर्स आ रहे हैं। छत से लेजन आता है और लड़का कांपते हुए खुद से कहता है कि शांत रहो, उसे बस उन क्रिएचर्स को मारना है जैसा उसने ट्रेनिंग में किया। एक सामान्य मकड़ी की रैंक डिफिकल्टी है, लेकिन लेजन इसे अपने आप डैंक में बदल देता है। ग्रुप तैयार होता है और मकड़ियां उन पर कूदती हैं। एक साइड स्टेप और मिडल में स्लैश से पहली मकड़ी खत्म होती है। लड़का अपना शील्ड उठाता है और कई को दूर फेंक देता है। मैज ने एरिया लाइटनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे सभी इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तहान सोचता है कि रैंक हंटर के लिए ये बुरा नहीं है और उसे भी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन फिर जुंजू कहता है कि आने वाली मकड़ियों की संख्या सिर्फ 50 नहीं लगती। पहले से ही एक तहान के चेहरे पर है, जो अपनी तलवार में फ्लेम एक्टिवेट करता है और कई को काट देता है। उसकी किस्मत है कि कमजोर स्पेल्स के बावजूद वह मकड़ियों को मार सकता है, इसलिए उसकी तलवार टूटेगी नहीं। फिर किसी ने मदद के लिए चिल्लाया। ग्रुप लेजन से घिर गया है। शील्ड बियरर कहता है कि इतने ज्यादा के खिलाफ बचाव नहीं कर सकता और यहाँ 50 से ज्यादा है। लड़का जो कांप रहा था कहता है कि ये असंभव है और मैच कहती है कि उसके पास मना नहीं है। तहान भागने लगता है और जूनो को उसके साथ आने को कहता है, लेकिन हमारा लड़का जा रहा है, कहता है कि उसे कुछ और सुलझाना है। जैसे ही तहान पीछे देखता है, एक मकड़ी उस पर हमला करने वाली होती है। वह प्रोटेगोनिस्ट से कहता है कि डक करे, लेकिन लड़का अपनी आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो मकड़ी के ऊपर एक ग्रिड बनता है। उसी क्षण उसकी पीठ पर एक तलवार प्रकट होती है और तहान बस देखता रहता है। यह तलवार उस समय प्रोटेगोनिस्ट की सबसे बेहतरीन हथियार है। आसान तरीका यह होता कि दर्जनों तलवारें कॉन्जर करके मकड़ियों पर फेंक दे, लेकिन उसके पास इतना मना नहीं है। इसलिए दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि वह अपनी उंगली उठाए और तलवार को नियंत्रित करना शुरू करे। वह साइड की ओर देखता है, मकड़ियों पर भेजता है और यह एक दो कई को चीरते हुए मार देती है, जिगजैग करते हुए सबको खत्म कर देती है। लड़का अपनी उंगली इशारा करता है और उनके चारों ओर एक विरल विंड ऑफ स्लैश बनाता है। तहान पूरी तरह कंफ्यूज है और उसके पैरों के पास मकड़ी के शवों का ढेर है। तलवार आखिरी को खत्म कर देती है और तहान सोचता है कि क्या ये किसी तरह की एरिया डैमेज एबिलिटी थी। अजीब बात है कि यह लड़ाई 10 सेकंड से भी कम में खत्म हो गई और उसने लेजन को उसी समय खत्म कर दिया। वह समझ नहीं पाता कि उसने फाइट के लिए मैटेरियलाइजेशन कैसे इस्तेमाल किया या इससे भी बदतर कोई सपोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है। लड़का साइड की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या वह उन लोगों की मदद करेगा क्योंकि वे परेशानी में हैं। जब तहान देखता है कि गरीब एडवेंचर्स घिरे हुए और लगभग मरने वाले हैं, वह प्रोटेगोनिस्ट से कहता है कि जब ये खत्म होगा तब उसके साथ बातचीत करेगा। वह कहता है जो भी हो और बस उससे कहने को कहता है कि उसने भी उन्हें मारा, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये उसने किया। लड़का उसे इग्नोर करता है और मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद लोग उसके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं और नाइट कहता है कि वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वह ओवरकिल के लीडर जैसा दिखता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह वही है। वह माफी मांगता है कि उसने उन्हें नहीं बताया और कहता है कि वह एक जांच में है। लड़की कहती है कि उसे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वह नहीं होता तो वे मर जाते, और लड़की ब्लश करती है, कहती है कि वह मॉन्स्टर्स मारते हुए बहुत कूल था और फोटो मांगती है। हालांकि किसी ने उन्हें कॉल किया। यह प्रोटेगोनिस्ट और ग्रुप के एक और लड़के के लिए है जो माइनिंग गया था।
लड़का कहता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा क्रिएचर्स नहीं है, लेकिन रास्ते में एक पासेज है और उसे लगता है कि यह और गहरा जाता है। नाइट कहता है कि उन्हें वापस जाना बेहतर है क्योंकि यह खतरनाक हो रहा है। स्पष्ट रूप से स्पाइडर्स की संख्या और उस डंजन का लेआउट उस जानकारी से मेल नहीं खाता जो स्काउट ने दिया था। डंजन सिर्फ उन लोकेशंस के लिए एक टर्म है जहां दूसरे दुनिया के विभिन्न मॉन्स्टर्स आते हैं। हंटर इकोसिस्टम विकसित होने से पहले कई लोगों को डंजन्स के बारे में जानकारी की जरूरत थी। बिना जानकारी के डंजन में प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा था और इसी वजह से स्काउट्स बने जिनके पास स्टील्थली मूव करने और थ्रेट डिटेक्ट करने की क्षमता थी। इस प्रोफेशन के उदय ने डंजन्स में सर्वाइवल रेट में काफी वृद्धि की। नाइट कहता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह डंजन निश्चित रूप से मक्लासिफाइड है। लड़का एक सेकंड के लिए हिचकिचाता है और कहता है कि उन्हें तब भी आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि तहान वहां है। लड़का कहता है कि वह समझता है, लेकिन केवल तहान होने के कारण सभी को जोखिम में नहीं डाल सकता। लड़का जोर देता है और लड़की कहती है कि यह परफेक्ट चांस है, लेकिन उनके लीडर पूछता है कि क्या यह डंजन सभी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे डर जाते हैं जब तक कि तहान कहता है कि उसे परवाह नहीं है। वह जांच के लिए वहां है, लेकिन वह अभी भी ग्रुप का मेंबर है, इसलिए अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है। इसके साथ प्रोटेगोनिस्ट सहमत होता है और लड़का उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि उसकी मदद होना बहुत अच्छा होगा। फिर वह तहान से पूछता है कि लीडर कौन होगा, लेकिन वह कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, वह आगे लीड कर सकता है। लड़का समझता है और कहता है कि वे आगे बढ़ेंगे और सभी से फॉलो करने को कहता है। वे गुफा में प्रवेश करते हैं जब तक कि वे खुद को एक विशाल दरवाजे के सामने नहीं पाते। उसने पहले भी विशाल दरवाजे की कहानी सुनी है। वह चेतावनी देता है कि वे बॉस रूम में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए वह संक्षेप में समझाएगा। उस डंजन का बॉस लेजेंड ऑफ हायर डिफिकल्टी की क्वीन स्पाइडर है। उसके पास ज्यादा कॉम्बैट एबिलिटी नहीं थी और उसे हैंडल करना आसान था। हालांकि ये सारी जानकारी पुरानी थी, इसलिए वे नहीं जानते कि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। स्पष्ट रूप से तुम्हारी जानकारी गड़बड़ है मेरे लड़के, लेकिन कोई बात नहीं। वह कहता है कि वे चार्ज करेंगे और दरवाजा खुलता है। उसी समय वे खुद को एक तरह की गुफा में पाते हैं और तहान कोई मूवमेंट सेंस नहीं कर पाता। और भी अजीब बात यह है कि वह बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। लड़का कहता है कि तैयारी कर लो, बॉस आ गया है, साथ में बाकी मकड़ियां भी। वे क्रिएचर को देखते हैं और राहत महसूस करते हैं क्योंकि यह बदलती नहीं दिखती। इसके साथ ही वह एक इलेक्ट्रिक सर्कल कॉन्जर करती है और क्रिएचर की ओर भेजती है। वह खुश हो जाती है कि उसने हिट किया, लेकिन फिर कुछ बदलता है। बॉस स्पाइडर वास्तव में पहले ही मर चुकी थी। लड़का कंफ्यूज होता है, उसने कभी नहीं सुना कि बॉस पहले से ही मरा हुआ हो। जब वे पहुंचते हैं तब वह पूछता है कि यह क्या है। विशाल पैर बॉस के शरीर को मारता है। मॉन्स्टर दहाड़ता है, इंटरैक्शन दिखाते हुए B+ रैंक का बॉस। वह उन्हें देखकर मुस्कुराती है और ग्रुप पहले से ही डर जाता है। वह अटैक लॉन्च करती है, लेकिन तहान ग्रुप को डिफेंड करते हुए सामने आ जाता है। अब वे मुश्किल में हैं। उसे इस जगह B रैंक से ऊपर का मॉन्स्टर देखने की उम्मीद नहीं थी। कोई भी साधारण अटैक उसके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन हथियार भी एक ही वार में टिकेंगे नहीं। उसे इसे एक ही मूव में खत्म करना होगा। और वह कूदता है और पेट पर वार करता है, लेकिन पूरी तलवार टूट जाती है। वह एक छोटा सा स्क्रैच कर पाता है, लेकिन स्पाइडर उसे मारने आती है। उसी समय कुछ प्रकट होता है और अटैक ब्लॉक करता है। यह जूनिल की तलवार है, जो कहता है कि यह सिर्फ अस्थायी है, वह जल्दी ही एक ठोस बना देगा। प्रोटेगोनिस्ट सोचता है कि भले ही मैं क्लासिफिकेशन हो, इस जगह का बॉस रैंक स्पाइडर लॉर्ड होना चाहिए था। वे बहुत खुशकिस्मत हैं कि तहान वहां है। इसके लिए भी उसके लिए आसान नहीं होगा। रैंक क्रिएचर को मारना पूरी तरह अलग है। मॉन्स्टर लगातार अटैक करता है और तहान लगातार डिफेंड करता है। B+ रैंक का बॉस आसानी से रैंक हंटर से लड़ सकता है। समस्या यह है कि वह अरा की स्पेशल एबिलिटी के बारे में जानता है, इसलिए तहान को मदद की जरूरत होगी। जोनियो टीम से कहता है कि मूव करना शुरू करें क्योंकि स्पाइडर अब उनका टारगेट नहीं कर रहा। डर कर लड़का पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वे सवाल करने लगते हैं कि उसने हेल्पर के रूप में रजिस्टर क्यों किया अगर उसके पास ये सभी एबिलिटीज हैं। वह पीछे मुड़कर कहता है कि इससे पहले कि उसे वह सुलझाए, उनके पास और चीजें हैं जिन्हें निपटाना है। वह अपना हाथ बढ़ाता है और टीम के लिए एक तलवार, एक स्टाफ और एक शील्ड कॉन्जर करना शुरू करता है। वह कहता है कि वे हथियार चुन सकते हैं, डंजन क्लियर कर सकते हैं या बाहर भाग सकते हैं, लेकिन वह उम्मीद करता है कि वे अच्छा डिसीजन लेंगे। इसके साथ ही मकड़ियां काट दी जाती हैं। लड़का तलवार से प्रभावित होता है। यह अब तक का सबसे बेहतरीन हथियार है,
जिसका उसने इस्तेमाल किया। लगभग कागज की तरह काटता है और मॉन्स्टर्स आसान हो जाते हैं। मैज स्टाफ उठाती है और इलेक्ट्रिक स्पेल रिलीज करती है। सभी तुरंत नोटिस करते हैं कि उसकी शक्ति दर्जनों गुना बढ़ गई है। वे समझ नहीं पाते कि ये हथियार इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं जो उसने कहीं से बनाया। और अब हर कोई जानना चाहता है कि वह कौन है। तहान रैंक क्रिएचर को रोकते हुए संघर्ष कर रहा है। वह लगातार चिल्लाती है और उस पर कूदती है। इसके साथ ही वह खुद से कहता है कि इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। वह उस पर झपटता है और स्पाइडर अटैक के लिए आती है। उसी समय वह स्लैश करता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तहान देखता है कि तलवार अभी भी ठीक है, लेकिन अजीब बात यह है कि कई मकड़ियां नीचे उतर रही हैं। ग्रुप सोचता है कि इतने सारे क्रिएचर्स जीवित क्यों हैं? उन्होंने पहले ही क्षेत्र क्लियर कर दिया है। तहान सभी को पीछे हटने के लिए कहता है, सोचते हुए कि अगर वह अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है तो परेशानी होगी। अराचिन अन्य मकड़ियों को बलिदान कर खुद को हील कर सकती है। इसका मतलब है कि वह उसे तब तक हरा नहीं पाएगा जब तक सभी छोटे खत्म नहीं हो जाते। एक बार फिर वह अपनी तलवार की शक्ति एक्टिवेट करता है, कहता है कि उसे सबको एक साथ काटना होगा। हालांकि उसी समय तलवार में दरार आ जाती है। तहान कहता है कि यह काफी प्रभावशाली है। जब उसने वह तलवार बनाई थी उसके पास मना नहीं था, लेकिन यह अविश्वसनीय है कि उसने इसे तोड़ने में कामयाबी पाई। फिर वह एक बड़ी तलवार कॉन्जर करता है और कहता है कि उसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए। बताता है कि वह जानता है कि लड़का वन हैंडेड तलवार पसंद करता है, लेकिन यह सबसे मजबूत है जो वह बना सकता है। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसे पता चल गया कि उसके पास सभी मकड़ियों को मारने के लिए पर्याप्त ताकत है। उसने कहा कि दो हैंडेड तलवार का इस्तेमाल करना अजीब है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। उसने बरसरकर एक्टिवेट किया और बॉस की ओर बढ़ा। गरीब चीज कुछ नहीं कर सकती थी और तहान बस उसके पीछे से निकल गया। जूनो बस यह देख रहा था कि यह बरसरकर की यूनिक एबिलिटी थी और वह निश्चित रूप से इसे पूरी ताकत से कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक क्लास है जो पूर्ण शक्ति के बदले खुद पर नियंत्रण खो देता है। इसलिए वे हमेशा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हथियार को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं लेना पसंद करते हैं। इसके साथ तहान एक विस्फोट छोड़ता है और थोड़ा रिलैक्स करता है। उसे सारी ऊर्जा डिसिपेट करनी थी, वरना वह फुल बरसरकर मोड में चला जाता। वह सोचते हुए भी कांप रहा है कि यह दूसरी बार है जब वह इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने में कामयाब हुआ। जाहिर तौर पर वह लड़के के बारे में गलत था। वास्तव में उसके पास जो शक्तियां हैं वे ऐसी हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। लोग जब जानेंगे तो वह शायद ग्लोबल सेंसेशन बन जाएगा। वे बस वहां खड़े हैं और शव को देख रहे हैं, और जून जो बस डेमोनिक एनर्जी को देख रहा है जो किसी अन्य डंजन की तुलना में बहुत अधिक है। वह तहान से पूछता है कि क्या वह मॉन्स्टर के शव से कुछ महसूस कर सकता है। लड़का जवाब देता है कि नहीं, यह निश्चित रूप से मरा हुआ है और इसे रिवाइव करने के लिए और कोई स्पाइडर नहीं है। और इससे जानू को एहसास होता है कि उच्च लेवल हंटर भी इस एनर्जी को सेंस नहीं कर सकते। वह पास आता है और डेमोनिक एनर्जी एब्सॉर्प्शन एक्टिवेट करता है। अंततः उसने बार भर ली और अब डेमोनिक वेपन्स बनाने की क्षमता प्राप्त करता है। एक बार डेमोनिक वेपन बनने के बाद यह मेमोरी में सेव हो जाता है और वह इसे बिना और डेमोनिक एनर्जी खर्च किए मैटेरियलाइज कर सकता है। दुर्भाग्यवश हमारे लड़के को इस प्रकार के आइटम की कोई मेमोरी नहीं है। वह उम्मीद कर रहा था कि उसे मना से संबंधित कुछ मिले, लेकिन लगता है कि फिलहाल यही मिलेगा। कम से कम बार अभी भी वहां है, इसलिए वह और रिवॉर्ड्स प्राप्त कर पाएगा। यह कहने की जरूरत नहीं कि अराजन ने भी इस बार का आधा हिस्सा भर लिया है। उसी समय तहान हमारे लड़के को बुलाता है और कहता है कि वह कुछ बात करना चाहता है। वह पूछता है कि इस बार क्या है, और लड़का कहता है कि वह माफी मांगना चाहता है, समझाते हुए कि उसने गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बहुत जोर दिया, भले ही उसने पहले ही कहा था कि वह नहीं चाहता। प्रोटेगोनिस्ट कहता है कि यह थोड़ी अनपेक्षित है और उसके बगल में नाइट सोचता है कि क्या उसने सही देखा। लीजेंडरी तहान एक रैंक लड़के से माफी मांग रहा है, या शायद उसे पता नहीं, लेकिन यह लड़का गिल्ड का हिडन मास्टर हो सकता है। किसी ने उन्हें बुलाया और जब वे मुड़ते हैं तो दोस्तों ने कहा कि आखिरकार सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो गए हैं। वे कमेंट करते हैं कि हथियार अद्भुत हैं और बिना किसी प्रयास के सब कुछ काट सकते हैं। मैज बात करने ही वाली थी कि स्टाफ कितना प्रभावशाली था जब मैज ने कहा कि उन्हें यह डंजन छोड़ देना चाहिए और एसोसिएशन से संपर्क करना चाहिए। उन्हें अजीब लगा और उन्होंने कहा कि उन्हें वहां मौजूद दोनों का भी धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि वह बस जोर देता रहा, कहता है कि उन्हें उस डरावनी जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। नाइट बस यह चाहता था कि इन उच्च लेवल गिल्ड्स के मामलों में शामिल न हो, क्योंकि यह हमेशा परेशानी है।
केवल वह चीज जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, वह यह बड़ा रहस्य खोजना था। जैसे यह लड़का, प्रोटेगोनिस्ट, कहता है कि कोई बात नहीं और उसे बस बता दे। वह सुनिश्चित है कि तहान जानता है कि उसने उन लोगों पर कॉन्ट्रैक्ट रूल्स लगाए थे, लेकिन वह बॉस के रूप में माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। हालांकि तहान कहता है कि अब से वह उसकी और नहीं सुनेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हार मान रहा है, क्योंकि अवसर हमेशा खुला है। और वह पूछता है कि क्या वह डील साइन करना चाहता है। वह सुनिश्चित है कि उसे नए टर्म्स पसंद आएंगे। सीन बदलता है और हमारा लड़का गिल्ड में हाइजू के साथ है। कहता है कि उसे फिर से देखकर खुशी हुई। वह कहती है कि वह सेक्रेटरी है और हम कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, और वह उसका धन्यवाद करता है। वह समझाती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे सबसे सुरक्षित एरिया में हैं और कोई जानकारी वहां से बाहर नहीं जाएगी। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट थमाती है और कहती है कि इसमें वह सब कुछ है जो लड़के ने डंजन में ऑफर किया था। अगर कोई बदलाव चाहिए तो उसे बता देना। हमारा लड़का सोचता है कि यह सच में वही है जो ऑफर किया गया था। वह इसे टेबल पर रखता है और कहता है कि वह साइन करेगा। बातचीत में उसने सपोर्ट डील के बारे में पूछा। तहान ने कहा कि ओवरकिल गिल्ड पर्दे के पीछे हर तरह का सपोर्ट देगा, लेकिन कोई नहीं जान पाएगा कि वह उस गिल्ड में शामिल हुआ। वह समझता है कि जूनो के पास शामिल न होने का कारण है, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहता है बिना उसे खुलासा किए। गिल्ड बिल्कुल सब कुछ मुहैया कराएगी, उपकरण से लेकर मटीरियल्स या गेट्स तक। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ औपचारिकता होगी, लेकिन सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा। जूनो पूछता है कि लड़का यह सब क्यों ऑफर कर रहा है। तहान कहता है कि यह साफ है कि यह मुफ्त में नहीं होगा और वह कुछ जॉब्स में मदद मांगेगा। हालांकि उसे भी बाध्य नहीं किया जाएगा और हमेशा मना करने का ऑप्शन होगा। जूनो फिर पूछता है अगर वह सब कुछ मना कर दे तो क्या होगा। लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, उसका इरादा सिर्फ ओवरकिल गिल्ड और हमारे लड़के के बीच रिश्ता बनाना और उसे अन्य गिल्ड्स में शामिल होने से रोकना है। यही वह ऑफर कर रहा है। उसी समय एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और पूछती है कि मास्टर ठीक है या नहीं। तहान मुड़कर कहता है कि वह लड़के को बाद में बताएगा, लेकिन उम्मीद करता है कि यह उसके लिए अच्छा ऑफर है, समझाते हुए कि वह उसकी क्षमता को अपनी पेशकश से कहीं ज्यादा महत्व देता है। अब जूनो सोचता है कि वह बस अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था बिना गिल्ड में शामिल हुए, लेकिन ऐसा डील पाना इससे भी बेहतर है। वह पेपर टेबल पर रखता है और पूछता है कि सप्लाईज कब मांग सकता है। वो कहती है कि अगर वह चाहता है तो अभी मांग सकता है और उसे एक बॉक्स थमाती है। कहती है कि यह लीडर का गिफ्ट है स्वीकार करने के लिए। जैसे ही वह खोलता है, बैंगनी ग्लो निकलता है और वह बस धन्यवाद कहता है। इसके साथ ही वह सारी चीजों की लिस्ट देता है जो वह चाहता है। वह देखती है और पूछती है कितने समय में तैयार होगा। वह कहती है कम से कम 1 हफ्ता और कहती है कि वह दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये आइटम उसके लिए कोई फायदा नहीं करेंगे। वह कहता है कि कोई बात नहीं, यह उसके लिए नहीं किसी और के लिए है। सीन बदलता है और हमारा लड़का अपना फोन देखता है, सोचते हुए कि क्या वह अब वहां होगी। भीड़ में एक ब्लॉन्ड लड़की थोड़ी शर्माई हुई लगती है। हमारा लड़का देखता है और कहता है वह रही। रैंक हंटर जहान। फ्लैशबैक में एक फायर एरो 2 मॉन्स्टर्स की छाती से होकर जाता है। क्रिएचर्स गिर जाते हैं और वह थी जिहान। उसे प्लेयर सिलेक्शन के बाद ब्लेस्ड आर्चर माना गया। टिम धीरे धीरे इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाती है और कहती है कि वह गेट में एंट्री रिक्वेस्ट करना चाहती है। वह अपनी आईडी देती है और स्टाफ कहता है कि यह अविश्वसनीय है कि वह रैंक हंटर है, तो वह रैंक गेट क्यों जाना चाहती है। शर्माते हुए वह कहती है कि वास्तव में वह रैंक गेट जाना चाहती थी। दोनों थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी हिस्ट्री में साफ है कि वह अब तक केवल 2 डंजन्स में गई है। कमजोर पावर वाले किसी के बारे में सुनना सामान्य है कि वह हार मान दे, लेकिन इतनी पावर वाले किसी के बारे में नहीं। लड़का सोचता है कि उसके कारण जरूर होंगे। अफसोस की बात है, लेकिन शायद जल्दी ही वह डाउनग्रेड हो जाएगी। अवेकेंड का रैंक उसके पास मौजूद मना की मात्रा से तय होता है। जब ब्लू एनर्जी पृथ्वी पर गिरी तो हर किसी के शरीर ने अलग मात्रा में अवशोषित किया। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने पाया कि जिनके पास ज्यादा मना था उन्होंने सबसे अच्छी एबिलिटीज पाई। इस प्रकार लोगों को उनके मना की मात्रा के आधार पर विभिन्न रैंक्स में वितरित किया गया। हालांकि रैंक स्थायी नहीं था। कम रैंक वाला व्यक्ति कई डंजन्स क्लियर कर सकता था और एसोसिएशन की अनुमति से रैंक बढ़ा सकता था, और निश्चित रूप से विपरीत भी सच है। उसी समय जिहान पेपर देती है और महिला पूछती है कि क्या उसके पास ग्रुप है। वह जवाब देती है नहीं, तो सेक्रेटरी कहती है